नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी अपने घर पे स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आपकी पढ़ाई जारी रखिए। अभी आने वाले लेक्चर में हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एनडीए के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। वो सारे क्वेश्चंस का मैक्सिमम पोर्शन मैंने आपको सिखाया है, तो इसी के आधार पर एनडीए के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो रेयरली पूछे जाते हैं, मगर पूछे जाते हैं तो मैं उसको पढ़ाऊंगा ही। तो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे अपने सिलेबस के ऊपर। अभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा, ब्रिटिश पावर्स भारत में कैसे आई, उसके बाद उन्होंने भारत में कौन से कायदे कानून लागू किए, ठीक है, किस किस वाइसरॉय या फिर गवर्नर जनरल, किस गवर्नर जनरल के पीरियड में क्या बदलाव हुए, क्या यहां पर चेंजेस किए गए, ये भी हमने देखा। उसके बाद में यहां पर नेशनलिज्म की शुरुआत होती, 1857 का रिवॉल्ट है, और उसके बाद आईएनसी की स्थापना है। उसमें मॉडरेट फेज पढ़े, एक्सट्रीमिस्ट फेज पढ़े, ठीक है। भारत में रिफॉर्म मूवमेंट्स और रिवाइवल मूवमेंट्स भी हमने पढ़े। अभी आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो फ्रीडम मूवमेंट का एक अलग एंगल है। आज तक की जो फ्रीडम मूवमेंट शुरू थी वो एक कायदे कानून से चलती आई मूवमेंट थी, एक पॉलिटिकल स्टेज था उसको। बट एक भाग ऐसा भी था लोगों का जिनको ये लगता था कि इस पॉलिटिकल स्टेज से कुछ नहीं हो सकता, यहां पर क्रांति नहीं आ सकती, इस भारत को हम ब्रिटिशों से मुक्त नहीं कर सकते। और उसी गट का नाम है, उसी विचारधारा का नाम है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट क्या होता है और इनके मोटिव क्या थे। ये ऐसा गट था, ये ऐसी मूवमेंट थी जिनको संवैधानिक कार्रवाई पर विश्वास नहीं था, जिनका ये मानना था कि याचनाएं करने से या फिर रिक्वेस्ट करने से हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, और अन्याय अगर कोई करता है तो उसका प्रतिकार शस्त्र से करना चाहिए, ऐसा उनका रूल था। तो इसी मूवमेंट का नाम है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। ये जो कारण थे आईएनसी की, जो बातें, जो मांगे अनसक्सेस हुए थे वो पूरी करने में, एक्सट्रीमिस्ट फेज में भी बहुत सारा कुछ सक्सेस नहीं मिला, बल्कि पूरे एक्सट्रीमिस्ट को एक्ट्स के तहत दबाया गया, किसी कॉन्स्पिरेसी में उनको फंसाया गया। हमने जैसे पढ़े कि बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट को जेल के अंदर डाल दिया गया। तो ये जो बातें चलती आ रही थी सरकार के साथ, इससे कुछ अलग करना चाहिए, तभी ये सरकार मानेगी, ऐसी विचारधारा थी। अभी ये मैं इसीलिए बता रहा हूं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में स्टेटमेंट्स आपको पूछेंगे। स्टेटमेंट्स कैसे रहेंगे कि रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के उदय होने के कारण क्या क्या थे। तो आपको जैसे मैंने आज के लेक्चर में अभी तक बताया है, ये सारा याद रखना पड़ेगा। अभी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट की बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज है, तो उस कॉन्स्पिरेसीज में किसके नाम है, कौन सी कॉन्स्पिरेसी में किसके नाम है, और रिवॉल्यूशनरीज को क्या मतलब इम्प्रिजन किया गया था कि फांसी की सजा दी गई थी, ऐसा भी स्टेटमेंट बन सकता है। इस कॉन्स्पिरेसी में क्या क्या हुआ था, ये ऐसा भी एक स्टेटमेंट हो सकता है। तो आपको पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी और उसके तहत हुई घटनाएं पूरा याद रखना है। अभी उसके लिए आप टेंशन मत लो, मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे आपको समझ में आए। अभी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट कहां से शुरू होता है, एक्चुअली इसके जो बीज है वो 1857 के रिवॉल्ट में ही बोए गए थे। लोगों को यह पता चला था कि ब्रिटिशों के पास शस्त्र है और उसका प्रतिकार शस्त्र से ही करना चाहिए। आईएनसी की स्थापना के तहत ब्रिटिशों ने लोगों की, जो भारतीय लोगों के मन की जो चीड़ थी उसको शांत करने का प्रयास किया, बट वो फिर से रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के साथ ही फिर से उमड़ आती है। इनका यह कहना था कि शस्त्र के बगैर ब्रिटिश मानने वाले नहीं है। तो ऐसी ही शस्त्रों वाली क्रांति, इसको सशस्त्र क्रांति भी कहा जाता है, ये रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट है। भारत में 19वीं सदी के एंडिंग में प्लेग नामक रोग आया था। अभी ये कोरोना जैसा ही था, बट कोरोना से भी खतरनाक था।
कोरोना से उतनी डेथ हो नहीं रही है, डेथ रेट बहुत ही कम है, बट प्लेग में अगर समझो एक आदमी को अगर प्लेग हुआ है तो उसके कांटेक्ट में आने वाले जितने भी लोग हैं वो 4-5 दिन के अंदर या फिर 2-3 दिन के अंदर ही मर जाते थे, इतना भयंकर, और इसके ऊपर उपाय भी नहीं था उस समय। तो क्या होता है कि इस प्लेग को कंट्रोल में लाने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है ब्रिटिशों द्वारा, और उस कमेटी के हेड रहते हैं रैंड। अभी रैंड का जो काम है वो था प्लेग को कंट्रोल करना, बट क्या होता है, ये कंट्रोल करना तो दूर रह गया, ये लोगों पर अत्याचार ज्यादा करता था। पुणे में, आज का जो महाराष्ट्र में पुणे एक नामक जिला है, उस पुणे में रैंड का काम चल रहा था। अभी ये रैंड का जो काम था गलत काम था, तो इसके अगेंस्ट में लोगों के मन में चिढ़ उत्पन्न हो गई। तो इस चिढ़ का बदला लेने के लिए चाफेकर ब्रदर्स ने इस रैंड की हत्या कर दी, और वही जो इंसिडेंस है, वही जो घटना है, भारत की रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज की पहली घटना कही जाती है। चाफेकर बंधु ने रैंड की हत्या कर दी, कहां पर? पुणे में। तो ये बात याद रखो। और रैंड कौन था? तो ये था प्लेग कमिटी के चेयरमैन थे वो, तो ये आपको याद रखना है। जैसे मैंने कहा था, WC रैंड नाम था उनका, और द स्पेशल प्लेग कमिटी 1897 में ये फॉर्म हुई थी, जिसके ये चेयरमैन थे। अभी क्या होता है, इन तीनों ब्रदर्स को फांसी की सजा दी जाती है रैंड की हत्या के कारण। याद रखना है, 4 स्टेटमेंट्स बनेंगे। रैंड कौन था? तो वो थे द स्पेशल प्लेग कमीशन के चेयरमैन, ठीक है। अभी रैंड की हत्या किसने की? चाफेकर ब्रदर। कहां पर की? पुणे में। ईयर कौन सा था? 1897। और हत्या के बाद चाफेकर बंधु को क्या मिला? तो फांसी की सजा मिली। ऐसे स्टेटमेंट्स हर कॉन्स्पिरेसी के ऊपर बनेंगे, तो यही आपको याद रखना है। जमेगा तो लिख लो, जैसे मैं कहता हूं शॉर्ट में उसको लिख लो, क्योंकि इसी के आधार पर क्वेश्चन बनेंगे। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे कि भारत कब स्वतंत्र हुआ, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अभी आपको स्टेटमेंट्स पूछे जाएंगे, सही है या गलत, ये पहचानना पड़ेगा। तो अभी नेक्स्ट आते हैं। दूसरी कॉन्स्पिरेसी है अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी। अभी ये कॉन्स्पिरेसी के तहत क्या होता है कि इसको मुरारी पुकुर कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी जाना जाता है। डगलस किंग्सफोर्ड ये ब्रिटिश अधिकारी था, चीफ मैजिस्ट्रेट था उस समय का। तो इसके एरिया में क्या होता है, ये जो था एक क्रूएल मैजिस्ट्रेट था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ये 2 रिवॉल्यूशनरीज थे। इन्होंने क्या सोचा कि इस किंग्सफोर्ड की हत्या होनी चाहिए। उन्होंने वैसी योजना आकी, बट क्या होता है कि जिस कैरियज में, मतलब जिस रथ में वो बैठा होता है, या फिर कैरियज जिसको बोलते हैं, उसमें जब जिस कैरियज में वो बैठता था उसके ऊपर उन्होंने बॉम्ब फेंकने की या फिर उस कैरियज को बॉम्ब से उड़ाने की योजना बनाई। होता क्या है कि ये किंग्सफोर्ड जो था गलती से उस दिन अपनी कैरियज छोड़ के दूसरी कैरियज में बैठ गया। अभी प्लान के तहत ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी किंग्सफोर्ड ने उसकी जो कैरियज थी उसमें 2 ब्रिटिश महिलाओं को बिठाया, ठीक है। अभी जैसे ही ये कैरियज चलते हैं, योजना के तहत खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इन दोनों को कुछ नहीं मालूम था, तो इन्होंने क्या किया, उसी कैरियज पर बॉम्ब फेंका जिसमें 2 ब्रिटिश महिलाएं बैठी थी। दुखद घटना यह हुई कि दोनों के दोनों महिलाएं मर गई। हालांकि इनका मोटिव क्या था, किंग्सफोर्ड की हत्या करना, बट ये नहीं हो पाता। दोनों के दोनों को देखो, प्रफुल्ल चाकी सुसाइड कर लेते हैं और खुदीराम बोस को फांसी की सजा मिलती है। अभी इस कॉन्स्पिरेसी के तहत क्या होता है कि बहुत सारी एक रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज मूवमेंट के सदस्यों की पहचान हो जाती है और वो हाथ में पकड़े जाते हैं, जिसमें अरविंद घोष, उनके ब्रदर है बरीन घोष, कन्हैयालाल दत्त, सत्येंद्रनाथ बोस और 30 रिवॉल्यूशनरीज शामिल थे, जिनका अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी से कनेक्शन पाया गया खोजतान के दरमियान। अभी क्या होता है कि इनके अगेंस्ट में
हालांकि उतने सबूत नहीं मिलते करके इनको छोड़ दिया जाता है। अभी ये जो सारे मेंबर्स थे ये अनुशीलन समिति के मेंबर थे। अनुशीलन समिति, इसको फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट की एक संगठन कहा गया है, युगांतर भी है और अनुशीलन समिति। अभी इसकी स्थापना बंकिम चंद्र चटर्जी इन्होंने की है, जिन्होंने वंदे मातरम लिखा है उन्होंने ही तो अनुशीलन समिति की स्थापना उन्होंने की है। तो ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी की एक संगठन थी और अरविंद घोष इसके चीफ रिवॉल्यूशनरीज थे। अभी क्या होता है कि इनको छोड़ तो दिया जाता है बट उनके ऊपर कुछ नियम लागू किए जाते हैं। तो उस नियमों के तहत अरविंद घोष ने पूरी तरीके से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज से रिटायर्ड हो गए थे और एक अलग सन्यासी की जिंदगी जीने लग गए थे। ऐसा इसका परिणाम होता है। ये थी अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी। अभी करजन वाइली असैसिनेशन 1909 की ये घटना है। भारत में तो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज की शुरुआत हो चुकी थी, बट भारत के बाहर कुछ भारतीय उच्च शिक्षा लेने के लिए लंदन जाते थे उस समय। अभी लंदन जाने के बाद भारतीयों के मन में ब्रिटिशों के प्रति जो चिढ़ थी वो तो कम होने वाली नहीं है, ठीक है। उधर जाने के बाद उनको अलग ही रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। तो असैसिनेशन, इस असैसिनेशन में क्या होता है, ये जो द इंडिया हाउस नामक एक रिवॉल्यूशनरी संगठन थी वो लंदन में फॉर्म हो चुकी थी। और इसको किसने फॉर्म किया था, तो वो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन्होंने फॉर्म किया था। सावरकर, मदनलाल धिंगरा, ये जो व्यक्ति थे इसी इंडिया हाउस से ही बने हुए रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटिस्ट थे। अभी क्या होता है, यूके वगैरह में जो भी स्टूडेंट्स हमारे पढ़ते थे या फिर लंदन में पढ़ते थे तो पूरे के पूरे इस इंडिया हाउस के तहत रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में शामिल होते थे। अभी आगे में ये करजन वाइली की बात हम देखते हैं। करजन वाइली जो था ये बड़ा ही क्रूएल अधिकारी था। अभी इसकी हत्या करना ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का एक एम बन गया और करजन वाइली को मदनलाल धिंगरा ने 1909 में मार दिया। अभी क्या होता है कि करजन वाइली की हत्या के बाद मदनलाल धिंगरा को भी फांसी की सजा सुनाई जाती है। अभी हावड़ा गैंग कॉन्स्पिरेसी या फिर हावड़ा गैंग केस, ये क्या है ये भी हम जानते हैं। इसको हावड़ा शिवपुर भी कॉन्स्पिरेसी भी कहा जाता है। अभी इसमें 47 रिवॉल्यूशनरी एसोसिएटेड विद अनुशीलन समिति वेर अरेस्टेड एंड ट्राइड टू द मर्डर ऑफ इंस्पेक्टर शमसुलन आलम। ये जो इंस्पेक्टर होता है इसकी हत्या का प्लान बनाया जाता है अनुशीलन समिति के 47 रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जतिंद्रनाथ बैनर्जी, इनका नाम सबसे आगे आता है। जतिंद्रनाथ मुखर्जी और नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य जी या फिर बैनर्जी भी कहा जाता है। तो इनके नाम सबसे आगे आते हैं और खोजतान के दरमियान इन दोनों के खिलाफ सबूत मिलते हैं तो इनको बंदीवास में डाला जाता है, कारावास में डाला जाता है 1 साल के लिए। अभी दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ये योजना क्या थी, ये कट क्या था, ये भी हम जानते हैं। अभी असैसिनेशन ऑफ अटेम्प्ट ऑफ लॉर्ड हार्डिंग्स, एंड ये जो कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग्स उस समय के भारत के वाइसरॉय थे और इनको मारने की ये योजना बनाई गई थी। कौन सी योजना, दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। देखो ये जो था वाइसरॉय भारत का सबसे उच्च पद था, भारत में ब्रिटिशों का प्रतिनिधि था, इसकी हत्या की योजना का ये प्लान बनाया गया। किस कॉन्स्पिरेसी के तहत, दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी के तहत। इसको याद कैसे रखना है, इसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी भी कहा जाता है। दिल्ली में कौन रहता है, आज भी भारत के पूरे सब हेड रहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति जी है, दिल्ली में रहते हैं। तो इस नाम को कैसे याद रखना है, दिल्ली कैपिटल है, हेड रहते हैं। और उस समय भारत का हेड कौन था, वाइसरॉय, उसका नाम क्या है, तो
लॉर्ड हार्डिंग्स। तो ये बात याद रखो, ऐसे आपको याद भी रह सकता है। तो इसको मारने की योजना थी रासबिहारी बोस इनकी। रासबिहारी बोस क्या करते हैं कि एक होममेड बॉम्ब बनाते हैं। हार्डिंग्स को मारने की ही प्लानिंग थी। बॉम्ब फेंकने के बाद क्या होता है कि हार्डिंग जख्मी हो जाता है, वो मरता नहीं, बट प्लान क्या था उसको मारने का ही, बट वो इंजर्ड हो जाता है। कौन से फंक्शन में उसको मारने की प्लानिंग होती है? तो भारत की राजधानी उस समय कोलकाता में थी, जिसको दिल्ली में शिफ्ट करना था। तो ये जो फंक्शन चल रहा था कि दिल्ली में कैपिटल शिफ्ट हो गई, तो उस फंक्शन के दरमियान ये प्लान बनाया गया था। हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, हार्डिंग्स को मौत नहीं दे पाए, बट वो इंजर्ड हो गया था। ये बात याद रखनी है। अभी काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925 की बात है। ये जो घटना है ये सबसे अलग घटना है। इसमें क्या होता है कि ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज किसी को मारने के हिसाब से नहीं काम करते। यहां पर वो काम इसीलिए करते हैं कि सशस्त्र क्रांति की जो यहां पर मूवमेंट शुरू है, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज की जो मूवमेंट शुरू है, इसको फंडिंग नहीं मिलता था, क्योंकि ये जो एक्टिविटीज होती थी वो असंवैधानिक थी। और जैसे ही अगर किसी को पता चलता है कि ये एक्टिविटीज, ये समिति इस एक्टिविटीज के तहत काम करती है, ठीक है, तो ये बात ब्रिटिशों को पता चलना जायज था। तो इनका जो काम था वो चुपचाप नहीं चलता था। अभी क्या था, इनको भी वेपन्स खरीदी करना पड़ता था, बॉम्ब बनाने का सामग्री खरीदी करना पड़ता था। तो क्या होता है, इनको भी पैसे लगते थे। अभी ये पैसे वो कहां से लाएंगे? तो जिन ब्रिटिशों ने हमें लूटा है, इकोनॉमिकली जिन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया है, उन्हीं की संपत्ति की हम लूट करेंगे और उन्हीं की संपत्ति से खरीदे गए वेपन उन्हीं के खिलाफ यूज करेंगे। इस योजना के तहत ट्रेन रॉबरी, ट्रेन को रॉब करने की प्लानिंग थी काकोरी। तो इसको आज के जो है उत्तर प्रदेश में है, और ये ट्रेन जो है रॉब की जाती है। अभी इसमें जो मेंबर्स शामिल होते हैं वो रहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसके कुछ दिनों बाद जैसे इस समिति में भगत सिंह आते हैं, तो इसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन ऐसा बन जाता है। इसको भी आगे में हम पढ़ेंगे। और कौन कौन से रिवॉल्यूशनरिस्ट का नाम यहां पर आता है? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, उसके बाद राजेंद्र लाहिरी, ठाकुर रोशन सिंह एंड अदर्स, ऐसे नाम आते हैं। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये जो नाम है काकोरी कॉन्स्पिरेसी के तहत सामने आते हैं। अब इट वाज बिलीव्ड दैट द ट्रेन कैरीड मनी बैग्स बिलोंगिंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जैसे मैंने कहा था, ब्रिटिशों का खजाना लूटने की ये प्लानिंग थी। अभी इन सभी को मौत आ जाती है। किन किन को? बिस्मिल खान, लाहिरी, रोशन सिंह बेदी, इनको डेथ आने तक हैंग किया जाता है, मतलब फांसी की सजा दी जाती है। और बाकी के जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनको आजीवन बंदीवास में डाला गया। तो ऐसी थी ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी, ट्रेन रॉब करने की योजना। अभी आगे पढ़ते हैं। चितगांव कट, चितगांव आर्मोरी रेड या फिर चितगांव अपराइजिंग 1930 की घटना है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारियों के मन में दहशत फैलाना, ब्रिटिशों की पुलिस चौकी जो थी या फिर पुलिस थाना जो था उसको जला देना, और ऐसी दहशतवादी कार्रवाइयां करना जिसके तहत ब्रिटिशों के मन में इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का डर बैठ जाए, ऐसी एक्टिविटीज करना, ये मोटिव था रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का। तो ऐसी ही एक्टिविटी होती है चितगांव में सूर्य सेन द्वारा। ये जो है पुलिस आर्मोरी को जला देने के लिए ये कट रचा गया था, या फिर उसको तहस नहस करने के लिए ये कॉन्स्पिरेसी बनी गई थी। और इसके हेड कौन थे? सूर्य सेन। अभी क्या होता है इस कॉन्स्पिरेसी में? सूर्य सेन के अलावा भी गणेश घोष है, लोकीनाथ पाल है, प्रीतिलाल वड्डेदार,
प्रीतिलता वड्डेदार, कल्पना दत्त, अंबिका चक्रवर्ती और सुबोध राय। इसमें लेडीज के भी नाम है, याद रखो। ये जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी इसमें यंग लेडीज एंड यंग मेंस सभी शामिल थे। तो ऐसी थी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। चितगांव कट में सूर्य सेन को फांसी की सजा सुनाई जाती है। अभी क्या होता है, इसके बाद ये सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज की जो एक के बाद एक सारी घटनाएं सामने आती थी, तो ब्रिटिश जागरूक हो गए। उन्होंने शस्त्रबंदी का कानून भी यहां पर लागू किया और हर किसी जो भी ऐसी घटनाएं घटती थी उसकी पूरी छानबीन होती थी और मैक्सिमम एक्टिविटीज को फांसी की सजा सुनाई जाती थी और उनको बहुत उनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे, ताकि बाकी जो इंटरकनेक्टेड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी या फिर संगठनाएं थी जिनके बारे में पकड़े गए कैदी या फिर एक्टिविटीज, उनको इंफॉर्मेशन दे, उनके ऊपर दबाव बनाया जाता था। तो क्या होता है कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनकी एक कॉन्स्पिरेसी है जिसको भी हम पढ़ेंगे। बट क्या होता है कि ये जो एक्टिविटीज थी ये 30 to 40 इयर्स के पीरियड में बड़ी एक्टिव रही और उसका परिणाम हालांकि उतना नहीं आ पाया, बट उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते। तो सेंट्रल असेंबली बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी, जैसे मैंने कहा था, भगत सिंह जैसे ये रिवॉल्यूशनरीज जो थे ये बड़े ही विचार वाले रिवॉल्यूशनरीज थे। इनका कहना यह था कि शस्त्रों के साथ क्रांति आ सकती है, बट अगर दहशत फैलाई जाए तो ब्रिटिश हमारी बात सुनेंगे, ब्रिटिशों का ध्यान हम केंद्रित कर पाएंगे। इसी के तहत भगत सिंह ने एक योजना आकी। अभी क्या होता है, भगत सिंह जो थे ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज तो थे, बट ये सोशल रिफॉर्मिस्ट भी थी। एकमात्र रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो रिफॉर्मिस्ट भी थे भगत सिंह। अभी लाहौर कॉन्स्पिरेसी में क्या होता है, पहले तो ये इसका बैकग्राउंड जान लेते। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की असेंबली हॉल में बॉम्ब फेंका। अभी बॉम्ब फेंकने का मतलब ये नहीं था कि पूरी असेंबली को उड़ा देना है, नहीं, सिर्फ हमारे ऊपर, हमारी बात के ऊपर ब्रिटिशों का ध्यान जाना चाहिए, इतना ही मोटिव था। अभी यहां पर क्या होता है कि जैसे मैंने कहा था रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के ऊपर ब्रिटिशों का ध्यान बहुत आ गया था और किसी भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को ब्रिटिश ऐसे तैसे छोड़ने वाले नहीं थे। तो आगे में क्या होता है, यहां पर तो भगत सिंह अपनी बात प्रूव कर देते हैं कि हमने मारने के हिसाब से बॉम्ब नहीं फेंका था। बॉम्ब फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वही के वही खड़े रहे, क्योंकि मारने का उनका उद्देश्य नहीं था। अगर मारने का रहता तो वहां से भाग जाते, बट वो भागे नहीं। अभी आगे में क्या होता है, अभी भगत सिंह को फिर से अरेस्ट किया जाता है। किस कॉन्स्पिरेसी में, तो वो थी जेपी सॉन्डर्स की हत्या। अभी जेपी सॉन्डर्स कौन था, तो इसके बारे में हम जानते हैं। अभी ये जो मर्डर है, ये मर्डर भगत सिंह नहीं करना चाहते थे। भगत सिंह ये जो जेम्स स्कॉट नामक अधिकारी है, इस अधिकारी को वो मारना चाहते थे। अभी जेम्स स्कॉट को क्यों, तो जेम्स स्कॉट ने लाला लाजपत राय जो पंजाब एरिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया था और जिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी की मौत हो जाती है। अभी क्या होता है, इसी मौत का बदला लेने के लिए इस जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाते हैं भगत सिंह, बट गलती से कौन मर जाता है, सॉन्डर्स। तो ये बात याद रखनी। अभी इसी घटना के कारण भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये एक्टिविटीज की पूरी चेन सामने आ जाती है। चंद्रशेखर आजाद भी इसमें शामिल होते और ये जो सारे मेंबर्स थे ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर थे। यहां पर सोशलिस्ट ये नाम ऐड हुआ है, पहले क्या था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, बट भगत सिंह आने के बाद सोशलिस्ट ये नाम ऐड होता है, क्योंकि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के साथ ही यहां पर रिफॉर्म मूवमेंट भी शुरू करना, ये भी इस संगठन का एक मोटिव था। तो ये बात याद रखनी है। किस संगठन के मेंबर थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कौन कौन, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, ये सभी मेंबर थे। अभी
भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों को 23 मार्च 1931, जिसको हम इस दिन के अंदर इनको फांसी की सजा सुनाई गई, इस दिन को, जिस दिन को हम शहीद दिन के नाम से जानते हैं। किस तारीख को? 23 मार्च को। यहां पर ये तीनों को तो फांसी हो जाती है। चंद्रशेखर आजाद खुद को ही अपनी ही रिवॉल्वर से गोली मार देते, बट वो आखिर तक ब्रिटिशों के हाथ में नहीं लग पाए। अभी ये मेन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज यहां पर खत्म हो जाती है। जैसे मैंने कहा था कि चंद्रशेखर आजाद भी एक इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के भी पार्ट थे। तो ये क्या होते हैं कि इलाहाबाद के एक पार्क में खुदकुशी कर लेते हैं अपनी ही गोली से, बट वो ब्रिटिशों के हाथ में नहीं आते। अभी इसके बाद क्या होता है, यहां पर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हमें नियर अबाउट 7-8 साल तक शांत दिखाई देती है। बट धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे भारत में इंडिपेंडेंस के लिए मांग बढ़ जाती है, वैसे ही यहां पर हमारे आईएनसी के मेंबर तो एक्टिव होते दिखाई देते ही है, बट एक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट फिर से यहां पर शुरू होती है। और ये एक बड़े लेवल की रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट थी, जिसका नेतृत्व किसने किया होगा? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। अभी क्या होता है कि दूसरे महायुद्ध की शुरुआत होती है 1939 में। अभी यहां पर दूसरे महायुद्ध में भारतीयों की मदद चाहिए थी ब्रिटिशों को, बट गांधी जी ने उसके लिए मना कर दिया, क्योंकि पहले महायुद्ध में भी क्या हुआ था कि भारतीयों ने मदद करने के बाद भी ब्रिटिशों ने जिस बात को पूरा करने का वचन दिया था वो बातें पूरी नहीं की। अभी क्या होता है कि इस बार गांधी जी और सारे भारतीय दूसरे महायुद्ध में ही ब्रिटिशों को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। अभी कुछ इसकी जो इंसिडेंट्स है, घटनाएं है, हम आगे आने वाले पीरियड में पढ़ेंगे ही कि दूसरे महायुद्ध के दरमियान क्या हुआ था। बट इंडिपेंडेंस की मांग बढ़ते जा रही थी और यही सही समय था। अभी सुभाष चंद्र बोस जो थे, कटक में इनका जन्म हुआ, जो आज के ओडिशा में है। कलकत्ता में इनका एजुकेशन हुआ। आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पास हो गए थे, बट ही डिडंट वांट टू सर्व फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट। अभी क्या होता है कि जैसे ये मांग बढ़ती जाती है स्वतंत्र की, तो इनका जो मोटिव था, इनकी जो फिलॉसफी थी, ये थोड़ी अलग थी। अभी ये जो आईएनसी के मेंबर्स थे, इनकी विचारधारा अलग थी और सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा अलग थी। करके गांधी जी के साथ इनके विचार नहीं बने और गांधी जी ने इनको आईएनसी के मेंबर से हटा दिया। आईएनसी के हेड थे, इस पद से भी इनको हटा दिया। इन्होंने किस किस पोस्ट पर काम किया ये भी हम जानते हैं। अभी सुभाष चंद्र बोस ने 1921 में आईएनसी ज्वाइन की थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने स्वराज नामक न्यूज़पेपर भी भारत में शुरू किया था और वो प्रेसिडेंट भी थे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस। सेंटेंस याद रखो, सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये 4 सेंटेंस है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान से पढ़ो। प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, इसके वो प्रेसिडेंट थे। अभी सेक्रेटरी ऑफ बंगाल स्टेट कांग्रेस, इसके सेक्रेटरी थे। अभी क्या होता है, आगे चल के वो मेयर भी बनते हैं, मतलब महापौर, कलकत्ता एमएनसी के। तो क्या होता है कि जैसे उनको कांग्रेस से हटा दिया जाता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि दूसरे महायुद्ध में ब्रिटिशों के खिलाफ जो गठ है, जिसमें जापान, जर्मनी शामिल थे, उनकी मदद लेते हैं ब्रिटिशों के खिलाफ। अभी ये एक्टिविटी थी, बड़े लार्ज स्केल पर चलने वाली एक्टिविटी थी और इसमें क्या घटनाएं हुई ये भी हम जानते हैं। जय हिंद नामक जो नारा है ये सुभाष बाबू ने ही दिया है, जिनको लोग प्यार से नेताजी कहते थे। क्या कहते थे?
नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जो नेताजी वर्ड हम यूज करते हैं वो लोग उनको प्यार से लोगों ने उनको टाइटल दिया था। अभी इनको जेल भी हुई थी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज के लिए 1925 में। कहां पर? मंडाले के तुरुंग में, जहां पर किसको रखा गया था? लोकमान्य तिलक जी को भी रखा गया था। अभी क्या होता है, जनरल सेक्रेटरी भी थे आईएनसी के। कंप्लीट स्वराज उनकी मांग थी। जो मॉडरेट फेज के जो या फिर आईएनसी के जो मेंबर थे जिनको ये बात मान्य नहीं थी, ये कंप्लीट स्वराज का जो मांग थी ये एक्सट्रीमिस्ट फिलॉसफी वाली बात है। और एक्सट्रीमिस्ट फिलॉसफी और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, इन दोनों को मिला के एक कंबाइंड कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बनाया नेताजी ने और आजाद हिंद सेना की INS इसकी स्थापना की। इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे नेताजी ने ये काम कैसे किया। अभी क्या होता है, कांग्रेस से निकालने के बाद, गांधी जी के साथ वाद होने के बाद उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन स्थापन की। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान ये एक अच्छा चांस बनता है भारत को इंडिपेंडेंस दिलाने का, तो इन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने वाले देशों के साथ मदद ली। अभी अफ्रीका में हमारे कुछ भारतीय जवान ब्रिटिशों की ओर से लड़ रहे थे और वहां पर क्या होता है कि जापान की आर्मी ने और जर्मनी की आर्मी ने उन्होंने कैप्चर कर लिया था। वहां पर ब्रिटिशों की हार हो जाती है और युद्ध में जो सैनिक बचते हैं उनको कैप्चर किया गया था। अभी सुभाष बाबू यही चाहते थे कि वो जो कैप्चर किए गए भारतीय थे उनकी मैं संगठन बना के उसका मैं नेतृत्व करना चाहता हूं, बट किसके खिलाफ? ब्रिटिशों के खिलाफ। तो ऐसे ही यहां पर इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना होती है। अभी एक्साइल पावर, ही होप टू बी द फ्रेंड ऑफ एक्साइल पावर। एक्साइल पावर कौन सी थी? जापान, जर्मनी जिसमें थे। और अलाइज पावर कौन सी थी? तो जिसमें फ्रांस थे, ब्रिटिश थे, अमेरिका थी, ये एक्साइल पावर अलाइज पावर थी। एक्साइल पावर में जर्मनी, जापान जैसे राष्ट्र थे। अभी क्या होता है, इंडियन 4,500 इंडियंस जो आर्मी के नौजवान अफ्रीका में पकड़े गए थे ब्रिटिश आर्मी के हारने के बाद, तो उनको जर्मन्स ने पकड़ लिया था, जर्मन आर्मी ने। तो इन जर्मनी में सुभाष बाबू जर्मनी में जाते हैं। जर्मनी में जाने के बाद वहां पर वो क्या करते हैं कि वहां का जो शासक था हिटलर, उसकी मदद लेते हैं। हिटलर को कहते हैं कि ये जो इंडियंस को आपने पकड़ा है इनका कोई गुनाह नहीं है, अगर आप इनको सही ढंग से यूज करते हो तो ये आपकी मदद के लिए सामने आ सकते हैं। तो ये योजना वो अपने उनके सामने रखते कि इन्हीं सोल्जर को ब्रिटिशों के अगेंस्ट में खड़ा करो और उसका नेतृत्व मैं करूंगा। ऐसे फिर इस बात के लिए हिटलर राजी हो जाते हैं और ऐसे ही INA की स्थापना होती है, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज। अभी आजाद हिंद फौज का काम कैसे चलता है ये भी हम जानते हैं। अभी जापान में फॉर्म हुई है आर्मी, आगे चल के भारत में अटैक करने के लिए आती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। भारत को जीतना है, यही इनका एक मोटिव रहता है। अभी इन्होंने जो है एक प्रोविजनल आजाद हिंद और द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया का एक बॉडी बना ली थी, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना लिया था और जिसके हेड कौन थे? तो वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अभी इसमें क्या होता है, हेडक्वार्टर जो था सिंगापुर में था। INA वाज इट्स अ मिलिट्री, INA जो थी वो उसकी मिलिट्री थी और हेड कौन थे? नेताजी थे। अभी इनका फेमस क्वार्टर्स जो था तो वो था गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये फेमस कोटेशन किसका था? तो वो था सुभाष चंद्र बोस के INA का। तो ऐसे करके ये जो आर्मी थी धीरे धीरे करके सिंगापुर से लेके भारत की तरफ बढ़ती आ गई थी। म्यांमार होते हुए ऐसे भारत में आना चाहती थी। अभी भारत के सबसे पहला एरिया अगर इन्होंने कौन सा जीता होगा तो वो था
अंडमान एंड निकोबार द्वीप। अभी इसका जो नाम है वो आज बदल दिया गया है। नेताजी ने अंडमान और निकोबार बेट जीत लिए थे, वो आइसलैंड जीत लिए थे। अभी करके 2018 में क्या होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन अंडमान और निकोबार दोनों बेटों का नाम, दोनों आइसलैंड का नाम बदल दिया। अंडमान को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप और निकोबार आइसलैंड को शहीद एंड स्वराज द्वीप। निकोबार के दो हिस्से हैं, एक को स्वराज और दूसरे को शहीद, ऐसे नाम दिए गए हैं। अभी क्या होता है कि 1945 में एक प्लेन क्रैश होता है ताइवान में, जिसमें नेताजी बैठे रहे थे। तो नेताजी ऐसी एक सक्सेसफुल स्टोरी थी उनकी। अभी आर्मी भी इतनी स्ट्रांग थी कि किसी के भी साथ टक्कर लेने के लिए तैयार थी, और उन्होंने एक अपना खुद का गवर्नमेंट भी स्थापित कर लिया था, जिसकी राजधानी, जिसका कैपिटल कहां पर था, सिंगापुर में। तो ये एक ऐसा विजनरी नेता था, बट उनकी दुखद घटना के साथ उनका अंत होता है। ताइवान में प्लेन क्रैश होने के कारण, 3rd डिग्री बर्न होने के कारण नेताजी की उसी में डेथ हो जाती है। अभी ये एक विवाद है कि नेताजी उस घटना में मारे गए थे या नहीं मारे गए थे, या फिर जीवित ही थे। तो क्या होता है कि इसके लिए कुछ कमीशन नियुक्त किए जाते हैं जो नेताजी की डेथ की खोजबीन करते हैं, खोजतान करते हैं। तो फिगर्स रिपोर्ट ये जो है 1946 में आया। उसके बाद शाहनवाज कमेटी 1956 में कंक्लूडेड दैट बोस डाइड इन प्लेन क्रैश इन ताइवान। इनका क्या कहना था, नेताजी की वही मौत हो गई। इन जो कमीशंस थे, इनके नाम आपको याद रखने हैं। अभी एक खोसला कमीशन आया 1970 में, इन्होंने भी वही कमिटमेंट दिया कि नेताजी की प्लेन क्रैश में ही मौत हो गई। बट द मुखर्जी कमीशन 2005 में जो फॉर्म हुआ था, इनका कहना कुछ अलग था। सेड दैट बोस डेथ कुड नॉट बी प्रूव्ड, दिस रिपोर्ट वाज रिजेक्टेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया, बट ये इन्होंने कहा कि ये प्रूव नहीं होता कि नेताजी की उस प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। तो आज भी ये एक क्वेश्चन मार्क है। बीच में गुमनामी बाबा नामक एक व्यक्ति भारत में आए थे, जिनका चेहरा और जिनके हाव भाव पूरी तरीके से नेताजी के साथ मिलते जुलते थे। तो क्या होता है कि इस गुमनामी बाबा को ही बहुत सारे लोग नेताजी समझते थे। तो ये एक बड़ी क्या बोल सकते हैं हम, कॉन्फ्लिक्ट है, जिसका कोई निर्णय नहीं आया आज तक कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में हुई थी या फिर नहीं। तो ये तो आपको इसके बारे में क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि कौन कौन सी कमीशन बैठी है और कौन सी कमीशन ने क्या निर्णय दिया था। अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जितना भी हमने पढ़ा, उसमें स्टेटमेंट्स क्या क्या बनेंगे, नेताजी ने कांग्रेस कमेटी में कौन से पद पर काम किया, ठीक है, उन्होंने नेशनल INC की ज्वाइनिंग कब की थी, ठीक है। उसके बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नेशनल आर्मी का, इंडियन नेशनल आर्मी का लोगो क्या था, स्लोगन क्या था, ठीक है, उन्होंने किस बात की मांग की थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। और नेताजी की डेथ कैसे होती है, तो ये आपको याद रखना है। ताइवान में प्लेन क्रैश के दरमियान उनकी मौत हो जाती है। अंडमान निकोबार, इस दो द्वीपों को उन्होंने कैप्चर कर लिया था, ठीक है, और उन्होंने एक फॉर्मल गवर्नमेंट भी स्थापन कर लिया था, जिसकी राजधानी कहां पर थी, सिंगापुर में थी, ठीक है। जापान और जर्मनी की आर्मी से उन्होंने मदद ली थी, किसको फॉर्म करने के लिए, INA को फॉर्म करने के लिए। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट बनेंगे, जिसको लिख रखो तभी आपको याद रखेंगे। वही सिंपल फंडा है, लिखने के बाद ही याद रहेंगे, ऐसे याद नहीं रहेंगे। अभी लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल है, जिसको आप बार बार देख सकते हो। तो यहां पर आपको आलस नहीं करना है और अच्छे तरीके से स्टेटमेंट याद रखने हैं। तो यहां पर हमारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।